रविवार 26 मई 2013 नाइजीरिया के तट से 32 किलोमीटर दूर 3 टगबोट हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंट मिशन को अंजाम देते हुए इस जगह पर आकर खड़े हुए। इन नाव का मिशन एक विशाल कई सौ फुट लंबे तेल टैंकर जहाज को सुरक्षित करना था जो अटलांटिक महासागर में था। गैसोलीन से लबालब भरा हुआ यह जहाज जिसे पास के सेवरॉन तेल प्लेटफॉर्म से निकाला गया था। समुद्र में मौजूद इन जहाजों पर अचानक सुबह सुबह विशाल विनाशकारी समुद्री लहरों और तूफान का आगमन होता है और देखते ही देखते यह टग बोट जेस्कॉन 4 समुद्र में डूब जाता है। लेकिन इस नाव में सवार हैरिसन ओजेग्बा ओकेने नाम का यह आदमी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिनों तक अकेले समुद्र के नीचे इस नाव में फंसे होने के बावजूद भी चमत्कारिक रूप से जिंदा बचा रहा। और ऐसा कारनामा करने वाला यह शख्स पूरी दुनिया में इकलौता है। तो आइए जानते हैं इस शख्स की पूरी कहानी आज के इस एपिसोड में। An amazing story has emerged of this man who was trapped for 60 hours underneath a capsized tugboat. He survived in a small air pocket drinking Coca-Cola. First contact with a man trapped under 100 feet of water for 60 hours. दोस्तों, इस टगबोट जेस्कॉन 4 में सवार 12 क्रू मेंबर्स को समुद्र में कई वर्षों का अनुभव था और यह एक डेली रूटीन का काम था। इसलिए 11 नाइजीरियाई पुरुषों के ग्रुप और उनके यूक्रेनी कप्तान ने अपने केबिन के दरवाजे बंद कर दिए और रात के लिए अंदर सोने चले गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि समुद्री डाकू इस एरिया में नाव पर हमला करने के लिए जाने जाते थे। इसलिए जहाज के पैसेंजर्स और सामान की सुरक्षा के लिए दरवाजों का बंद करना जरूरी होता था। सुबह लगभग 4:30 बजे जहाज पर सवार एक 29 वर्षीय रसोइया हैरिसन ओकेने नाश्ता तैयार करने के लिए बाकी सभी से पहले उठा। हैरिसन एक अनुभवी नाविक था जिसे अपने दिन की शुरुआत करना पसंद था। बेशक ओकेने हमेशा इस तरह के मिशनों पर जाता था, यह जानते हुए कि खतरनाक कंडीशंस, भयंकर समुद्र और एक बहुत बड़े दर्दनाक गैसोलीन विस्फोट में उड़ा दिए जाने का हमेशा जोखिम। लेकिन ये सब नौकरी का एक हिस्सा था। इससे पहले कि वह टगबोट पर सवार अन्य 12 क्रू मेंबर के लिए कुछ नाश्ता तैयार करे, सबसे पहले वह शौचालय की ओर गया। वो अपनी अंडरवियर पहने हुए नींद में था। जैसे हम सुबह उठते हैं और नींद सताती रहती है, ठीक वैसे ही अब चूंकि हैरिसन शौचालय में पहुंचकर बैठा ही था कि ठीक उसी समय लगभग 5 बजे एक बड़ी लहर जहाज से टकराई। वो लहर इतनी जोरदार थी कि जिसकी ताकत से नाव ही पलट गई और समुद्र का पानी नाव में तेजी से भरने लगा। इसी वजह से हैरिसन को मेटल से बने दरवाजे को पानी की दीवार के सामने जबरदस्ती खोलना पड़ा। हैरिसन अपने कुछ कलीग्स को इमरजेंसी हेज की तरफ जाते हुए देखता है। चूंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो खुद वहां नहीं पहुंच पाया। उसने भयभीत होकर देखा कि एक तेज लहर कहीं से आई और उन तीनों लोगों को समुद्र में बहा ले गई। यह देखना इतना भयानक था कि हैरिसन ओकेने को तुरंत पता चल गया कि उन तीनों नाविकों की मौत हो चुकी है। इतने में पानी के प्रेशर ने हैरिसन को दूसरे टॉयलेट में धकेल दिया जो उसके अधिकारी के केबिन से लगा हुआ था। हैरान, घायल और चमत्कारिक रूप से वह अभी भी जीवित था। हैरिसन ने उस 4 फुट चौकोर बाथरूम में पानी के ऊपर अपना सर रखने के लिए एक उल्टे वॉश बेसिन को पकड़े रखा था। नाव पानी के सरफेस से 100 फीट यानी 30 मीटर नीचे समुद्र में डूब गई और अंत में सरफेस पर जाकर उल्टी होकर रुक गई। जब टगबोट पलट गई तो कुछ अलग नाव और एक हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक डाइविंग क्रू ने तुरंत मलबे का पता लगाया और स्थान को बोए से मार्क किया। इसके नाव से टकराते ही जोर से आवाज आई जिसके चलते हैरिसन ने इसका रिप्लाई अपना हाथ नाव पर पीट कर दिया। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि डाइवर गहरी डाइविंग के लिए तैयार नहीं थे। वे केवल लिमिटेड समय के लिए ही मलबे की गहराई में रह सकते थे और जीवित बचे लोगों का कोई सबूत नहीं मिलने के कारण ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लगभग 1 दिन बाथरूम में रहने के बाद हैरिसन ने अपनी छोटी एयर पॉकेट को छोड़ने का हिम्मत जुटाया और घोर अंधेरे में तैरकर इंजीनियर के ऑफिस रूम में पहुंच गया। चमत्कारिक रूप से यहाँ एक और एयर पॉकेट भी था जो हैरिसन के अकॉर्डिंग लगभग 4 फीट यानी 1.2 मीटर ऊंचा और 6 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम था। लेकिन यह किसी को जीवित रखने के लिए काफी था। खैर, इन सबके बावजूद उसे ठंड लग रही थी क्योंकि मई में ईस्ट अटलांटिक के सरफेस का टेम्परेचर जनरली 27.7 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हैरिसन 100 फीट नीचे था। कांपते हुए, गीले और केवल बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए हैरिसन को हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ा, यानी उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। वह अकेला था और यह तय नहीं था कि कोई आ रहा है। उसने सावधानी से केबिन के
चारों ओर अपना रास्ता महसूस किया। तभी उसे कुछ टूल्स मिले जिसका उपयोग उसने दीवार के पैनलिंग निकालने के लिए किया। एक गद्दे और दीवार से निकाले गए सामान से उसने अपने बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया, जिससे उसका शरीर आंशिक रूप से पानी से बाहर आ गया और उसके शरीर से हीट निकलना कुछ कम हो गया। फिर भी लगभग असहनीय ठंड थी और हैरिसन ने अंडरवियर के अलावा कुछ पहना भी नहीं था। बिना भोजन, बिना रोशनी, बिना पीने लायक पानी, लिमिटेड ऑक्सीजन और समय पर बचाव की कोई उम्मीद के क्रू मेंबर्स का एकमात्र जीवित व्यक्ति हैरिसन ने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया। खारे पानी की वजह से उसकी जीभ और शरीर की स्किन छिल रही थी और उसका शरीर किशमिश की तरह सिकुड़ रहा था। फिर भी वह इसे सहने, डटे रहने और अपने जीवन के लिए लड़ते जा रहा था, जब तक कि अटलांटिक का गंदा पानी या कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा उसका दम घोटकर उसके क्रू मेंबर्स के साथ दफना न दे। कोई भी ऑप्शन न होने के कारण वह कांपते हुए वहीं रुका और गॉड से प्रार्थना करता रहा। जब वह वहाँ लेटा हुआ अपने जीवन की अब तक की यात्रा पर विचार कर रहा था, तो उसके कानों तक पहुँचने वाली एकमात्र साउंड थी उसकी अपनी सांसें, जो उसे धीरे धीरे मार रही थी। उसे किसी चीज की सड़ने की गंध आ रही थी। उसने सोचा कि ये उसके क्रू मेंबर्स की सड़ती हुई लाशें होंगी। केबिन के किनारों पर पानी का हल्का हल्का टकराना और उसके डेड क्रू मेंबर्स को मछलियों और अन्य इनविजिबल जलीय जीवों द्वारा खाए जाने के भयानक साउंड से वो बहुत ज्यादा घबराया। लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसके पास समय की कमी हो रही थी। उसकी हर सांस उसके स्थान को अधिक से अधिक CO2 से भर रही थी, जो अल्टीमेटली उसकी जान ले लेगी। इसी तरह 2 दिन बीत गए। आखिरकार मलबे की जांच करने और जो कुछ भी बचा सकते थे उसे निकालने के लिए साउथ अफ्रीकी डाइवर्स की एक टीम को बुलाया गया। 6 डाइवर्स, डेक क्रू और टेक्निकल कर्मचारियों को पता था कि यह एक भयानक मिशन होने वाला है, क्योंकि मरे हुए क्रू मेंबर्स को निकालने के अलावा नाव नरम मिट्टी में उल्टी हो गई थी, जिससे उसमें कीचड़ भी जमा हो गई थी, जिसके कारण दिखाई देना भी बेहद कम हो गया था। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण नाव को अंदर से कुंडी लगा दी गई थी। इसलिए डाइव लगाने वाली टीम में 2 लोग, निको वैन हेर्डिन, आंद्रे इरास्मस, डेरिल ओस्टहुजन और जहाज पर कोल्बी वेरेट, जो निको द्वारा पहने गए कैमरे के माध्यम से डाइव लगाते समय कनेक्टेड माइक्रोफोन से डाइवर्स को गाइड करने में मदद कर रहे थे। टीम ने डूबी हुई नाव के अंदर जाने के लिए नाव के बाहरी दरवाजे को तोड़ने में 1 घंटे से अधिक समय बिताया। अंदर पहुंचते ही सभी चीजें ऊट पटांग मिली, क्योंकि छत नीचे थी और फर्श ऊपर था। गंदा पानी फर्नीचर और इक्विपमेंट सहित सभी प्रकार के खतरों से भरा हुआ था। धीरे धीरे डाइवर्स ने नाव की खोज शुरू की। जब निको सीढ़ियां रेंगते हुए मेन डेक तक पहुंचा तो उन्हें 4 लाशें मिली। उसकी पीठ पर डाइविंग गियर के कारण कड़ा दबाव था। वह एक छोटे से मार्ग में अपनी स्थिति संभाल रहा था। तभी अचानक कोई चीज कीचड़ से बाहर निकली और उसे छू गई। हैरिसन ने लगभग आशा छोड़ दी थी जब उसने एक ऐसा शोर सुना जो एंकर के गिरने जैसा लग रहा था। फिर आखिरकार उसने नाव के हॉल पर हथौड़े की आवाज सुनी। वह जानता था कि इसमें डाइवर्स होने चाहिए। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन उन्होंने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी हैरिसन ने डाइवर्स के हेड टॉर्च में से एक की रोशनी देखी जब वह केबिन के दूर के अंत के कॉरिडोर से होकर गुजर रहा था। अनफॉर्चुनेटली डाइवर्स बहुत तेज था और हैरिसन के पहुंचने से पहले ही वो एरिया छोड़कर चला गया था। लेकिन फिर आया मैजिकल मोमेंट। जब निको तैरकर पास आ रहा था तब हैरिसन ने अपना हाथ उससे टच कर दिया। उसे थोड़ी चिंता थी कि कहीं साउथ अफ्रीकी लड़का घबरा न जाए। हालांकि निको थोड़ा घबराया। तभी कोल्बी माइक्रोफोन से चिल्लाता है। इसके बाद कोल्बी ने निको को हैरिसन को कंधे पर थपथपाकर और अंगूठे का संकेत देकर सांत्वना देने के लिए कहा। डाइवर्स हैरिसन को जीवित पाकर हैरान हो गए, क्योंकि रिक्रिएशनल डाइविंग के लिए अधिकतम गहराई 130 फीट होती है। आमतौर पर रिक्रिएशनल डाइवर 20 मिनट से अधिक समय तक 100 फीट पर नहीं रहते हैं। ये तो किस्मत ठीक थी कि हैरिसन सही समय पर एयर पॉकेट में पहुंच गया था। वैसे आमतौर पर एक इंसान हर 24 घंटे में लगभग 350 क्यूबिक फीट हवा अंदर लेता है। हालांकि नाव सी लेवल पर प्रेशर में थी और साइंटिस्ट का एस्टिमेशन था कि हैरिसन की एयर पॉकेट लगभग 4 के फैक्टर से कंप्रेस्ड हो गई थी। यदि हैरिसन की प्रेशर वाली एयर पॉकेट लगभग 216 क्यूबिक फीट होती तो इसमें हैरिसन को लगभग 2.5 दिनों तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होती। जब हैरिसन का पता चला तो वह लगभग 60 घंटे पानी में बिता चुका था। एक अलग खतरा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से आया। लगभग 5% की कंसंट्रेशन पर कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों के लिए घातक होती है। जैसे ही हैरिसन ने सांस ली, उसने कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड छोड़ी, जिससे धीरे धीरे छोटी जगह में गैस का लेवल बढ़ गया। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन अपनी एयर पॉकेट के अंदर पानी छिड़क कर हैरिसन ने अनजाने में पानी के सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया और गैस को घातक 5% के लेवल से नीचे रखने में मदद मिली। डाइवर्स का कहना था कि हैरिसन को कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई थी, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और जब उन्होंने उसे पाया तो वह बेहोश हो गया था। वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए डाइवर्स ने हैरिसन को गर्म करने के लिए पहले गर्म पानी का इस्तेमाल किया, फिर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। इसी बीच हैरिसन के सामने एक नई समस्या थी, जिसे डाइवर्स आमतौर पर बेंड्स कहते हैं, यानी मोड़, जिसे डिकम्प्रेशन सिकनेस या कैसॉन डिसीज के रूप में भी जाना जाता है। यह तब होता है जब प्रेशर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं। यदि हैरिसन 100 फीट पानी के नीचे से सीधे समुद्र के सरफेस पर चढ़ जाता तो उसके ब्लड में बुलबुले सबसे अच्छे मामले में ज्वाइंट पेन और रेसेस का कारण बन सकते थे और सबसे खराब सिचुएशन में पैरालाइसिस, न्यूरोलॉजिकल संबंधी समस्या, हृदय गति का रुकना, यानी कुल मिलाकर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हैरिसन के साथ ऐसा बिहेव किया जाएगा मानो वह डाइव लगाने के बाद आने वाले सैचुरेटेड डाइवर्स में से एक हो। हैरिसन ने मास्क के माध्यम से सांस लेने की आदत डालने में लगभग 20 मिनट्स लगाए। फिर डाइवर्स ने उस पर डाइविंग हेलमेट और हार्नेस डाल दिया। वे थोड़ा चिंतित थे कि वह कहीं घबरा न जाए और डाइव लगाने के दौरान कहीं खतरा न बन जाए, क्योंकि उन्होंने उसे नाव से बाहर निकाल दिया था। लेकिन हैरिसन प्रेशर में शांत बना रहा। टीम उसके शांत बिहेवियर से प्रभावित हुई। इसके बाद डाइविंग की घंटी बजाई गई, जो उसे सरफेस पर ले गई। आखिरकार वह मंगलवार 28 मई को शाम 7 बजे के आसपास ऊपर पहुंच चुका था। डिस्ट्रैक्टेड होकर हैरिसन ने सोचा कि यह संडे की शाम है और वह केवल 12 घंटों के लिए ही पानी के नीचे फंसा हुआ था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि वह 2 दिनों से अधिक समय तक पानी के अंदर था। डाइविंग वेल से हैरिसन को डिकम्प्रेशन रूम में ले जाया गया, जहां वह अगले 2.5 दिनों तक रहा, क्योंकि उसका शरीर सरफेस के दबाव के कारण डिकम्प्रेस हो गया था। लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि एयर की पॉकेट कैसे बनी। खैर, आपने कभी किसी पुल या बाथरूम में कफ या ऐसी ही कोई चीज उल्टी रखी होगी तो आपने इस घटना को जरूर महसूस किया होगा। खैर, टगबोट जेस्कॉन 4 पर सवार 12 क्रू मेंबर्स में से डाइवर्स ने एक जीवित बचे व्यक्ति को बचाया और 10 शव बरामद किए गए। खतरनाक परिस्थितियों के कारण बाकी बचे मेंबर्स की तलाश बंद करनी पड़ी। अब हैरिसन अपनी तकलीफ से पूरी तरह से ठीक हो चुका था और अब वो अपने घर वॉरी नाइजीरिया लौट आया। लेकिन वह अपने सहयोगियों के अंतिम संस्कार में नहीं गया, क्योंकि उसे उनके परिवारों की प्रतिक्रिया का डर था। क्योंकि नाइजीरियाई लोग बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन अंधविश्वासी भी होते हैं। कुछ अफवाहें फैली कि हैरिसन ने काले जादू के जरिए खुद को बचाया। हैरिसन भी जीवित बचे व्यक्ति के अपराध बोध से डरा हुआ था और सोच रहा था कि वह जीवित रहने वाला एकमात्र व्यक्ति क्यों है। घटना के बाद से हैरिसन को PTSD का अनुभव हुआ। PTSD का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यह एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो कुछ लोगों में किसी दर्दनाक घटना का अनुभव करने या देखने के बाद विकसित होती है। खैर, उसकी पत्नी अक्पोवोना ओकेने का कहना है कि उन्हें बुरे सपने आते हैं और वो अचानक जाग जाएंगे और चिल्लाएंगे कि वह पानी के नीचे हैं। इसके बाद से हैरिसन ने सूखी जमीन पर खाना पकाने का काम शुरू कर दिया और उसने कभी नाव पर कदम ना ले जाने की कसम भी खाई। जब वह पानी के नीचे था तो उसने भगवान से कहा, यदि आप मुझे बचाते हैं तो मैं फिर कभी समुद्र में वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। दोस्तों, आपको हैरिसन ओकेने की इस वीडियो में क्या गलत या क्या सही लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली एक और शानदार वीडियो में।